सीरीज की उठापटक शुरुआत, खराब ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट लुढ़का। चीन में बाजार में 7% की बड़ी गिरावट। सिटी के पंकज वैश्य ने अपने पहले हिंदी इंटरव्यू में कहा, चीन के बाजार हैं ओवर वैल्यूड और गिरावट संभव। अगले साल तक सेंसेक्स के 31,000 जाने की उम्मीद भी जताई। इंडिया में जो सेक्युलर ग्रोथ इस समय चल रही है स्ट्रांग, और जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, वो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ग्रीस कर्ज संकट को लेकर कंफ्यूजन बरकरार। ग्रीस ने 1,550 करोड़ यूरो का सहायता प्रस्ताव ठुकराया। यूरोपियन कमीशन ने कहा, ग्रीस को लेकर कल होगा फैसला। घरेलू स्टील इंडस्ट्री को सरकार दे सकती है एक और तोहफा। स्टील मंत्री ने दिए एक बार फिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के संकेत। सरल कहे जाने वाले नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में है उलझने वाले कई पेज। खेती से अगर 5,000 से ज्यादा की कमाई तो सैलरी क्लास को भरना होगा अलग फॉर्म। ललित मोदी का नया शगुफा, ट्वीट कर कहा, पिछले साल यूपीए सरकार के दौरान लंदन में की थी प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा से मुलाकात। कांग्रेस ने कहा यह कोई अपराध नहीं। बीजेपी ने मांगा सोनिया गांधी से जवाब। और सस्ते हवाई टिकटों की तेज हुई होड़। गो एयर ने शुरू की 999 रुपए में हवाई सफर की स्कीम। नमस्कार, ढेर सारी खबरों के साथ ये है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए एक नजर डालते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइंस पर। आईसीआईसीआई बैंक के बाद एक्सिस ने भी सस्ता किया लोन। बेस रेट में 0.10% की हुई कटौती। 30 जून से नई दरें लागू। जीवीके की एयरपोर्ट सब्सिडियरी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना। 3,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है कंपनी। पैसे जुटाने के लिए सहारा ने कोशिशें की तेज। अमेरिका के होटलों के बेचने की तैयारी। करीब 4,500 करोड़ जुटाने की है कोशिश। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात। 4 धाम के बाद मानसरोवर यात्रा भी रुकी। जगह जगह फंसे हजारों यात्री। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शेयर बाजार की। जुलाई सीरीज की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते सेंसेक्स करीब 85 पॉइंट लुढ़क गया। निफ्टी भी 8,400 के नीचे बंद हुआ। दरअसल बाजार में चीन और ग्रीस ने दबाव बढ़ाया। चीन के बाजार तो 7% की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। इधर ग्रीस को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है। बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और हमारे सहयोगी हेमंत घाई। अनिल, सबसे पहले आपके पास आते हैं, जुलाई सीरीज की कमजोर शुरुआत क्यों हुई है? 2 बड़ी वजह थी जिसके चलते आज दिन भर भारतीय बाजार कमजोर रहे। पहले तो दुनिया भर के बाजारों की कमजोरी, जिस तरह से आज सुबह आपने देखा एशियाई बाजारों में कमजोरी थी। कल अमेरिकी बाजार नीचे बंद हुए और आज खासतौर से चाइना के बाजारों में जो तेज गिरावट होती दिखी और यूरोप भी कमजोर ट्रेड कर रहा था। तो ये सबसे बड़े कारण थे जिनके चलते भारतीय बाजारों में कमजोर शुरुआत होना तय था। दूसरा बड़ा कारण था पिछले 9-10 ट्रेडिंग सेशन बाजारों के लिए काफी बेहतरीन रहे, लेकिन एक्सपायरी जैसे कल खत्म हुई काफी हद तक शॉर्ट कवरिंग कल तक हो चुकी थी। तो फ्रेश शॉर्ट कवरिंग और नई खरीदारी का सहारा बाजार को मिला नहीं। लेकिन उसके बावजूद जितनी कमजोरी दुनिया भर के बाजारों में थी उसके मुकाबले में लेकर तो हम बहुत ज्यादा कमजोर नहीं थे। नुकसान के साथ बंद जरूर हुए जुलाई सीरीज के पहले दिन, लेकिन मामूली नुकसान था। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में बने रहने में कामयाब रहे। स्मॉल कैप शेयरों में भी थोड़ी तेजी दिखी, लेकिन बैंक निफ्टी दबाव यहीं से बनता हुआ दिखा। ये एक प्रॉब्लम वाला एरिया है जहां पर आज फिर से लगभग 0.5% तक की कमजोरी होती हुई दिखी है। और यही वजह थी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद आज काफी ज्यादा थी बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले में। हालांकि ये तस्वीर भी दिन के दौरान बदलती दिखी, लेकिन फाइनली 825 शेयर कमजोर बंद होते हुए दिखे। अब आइए सेक्टर्स में। कैपिटल गुड शेयरों में भेल और एल&टी जैसे दिग्गजों में जो अच्छी मजबूती दिख रही थी पिछले कुछ दिनों से, आज मुनाफा वसूली यहां पर हावी होती दिखी। वहीं बैंकिंग शेयरों में कमजोरी का रुझान था। 2 प्राइवेट बैंक्स कोटक और आईसीआईसीआई कमजोर थे। वहीं पीएसयूज में पीएनबी और ओबीसी में आज नुकसान देखने को मिला। मेटल शेयरों पर नजर डालिए। वेदांता और टिस्को 2 कमजोरी के साथ बंद हुए। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस से दिग्गजों में केन गेल में कमजोरी दिखी। आईओसी और चेन्नई पेट्रो में भी अच्छी मुनाफा वसूली हावी दिखी। पावर शेयरों में टाटा पावर, पावर ग्रिड, अदानी पावर जैसे शेयर कमजोर थे। वहीं आज आईटी शेयरों ने संभाली मजबूती की कमान और एक्सेंचर के बेहतरीन नतीजों के बाद दूसरी आईटी कंपनियों पर शानदार खरीदारी का माहौल बनता दिखा। आप देखिए एसएलटेक 3% मजबूत हुआ, लेकिन मैस्टेक यहां पर 17-18% की तेजी बनती हुई दिखी। अब फार्मा शेयरों में भी चुनी
चुनिंदा खरीदारी दिखी। सिप्ला डॉक्टर जैसे शेयर पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। ऑटो शेयरों में टाटा मोटर्स मजबूत था, मारुति मजबूत था, लेकिन टू व्हीलर्स में बजाज और टीवीएस में अच्छी खरीदारी आज होती नजर आई। अनिल अंबानी ग्रुप के शेयरों में एक सरप्राइज बड़ा उछाल देखने को मिला। आरकॉम, आर पावर, आर इंफ्रा, आर कैप सारे शेयर पॉजिटिव ही बंद होते हुए नजर आए। वहीं खबरों के दम पर एक्शन दिखा इंडसइंड बैंक, जिन्होंने आज अपना QIP खोला। स्टॉक पर फाइनली थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखने को मिला। इंडिया सीमेंट, बाजार के दिग्गज राधाकिशन दमानी जो जाने माने इन्वेस्टर, उन्होंने स्टॉक खरीदी है यहां पर, और उस खबर के बाद स्टॉक 9% ऊपर बंद हुआ। जीवीके पावर अपना एयरपोर्ट कारोबार का एक IPO ला सकती है, इस खबर के बाद स्टॉक 10% भागा। NBCC को एक 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला, इस खबर के दम पर 5% की तेजी बनी। और वेलस्टन कॉर्प में कल कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की ब्लॉक डील में, उसके बाद स्टॉक में आज 13% की तेजी बनती हुई दिखी। अब आइए निफ्टी पर दूसरे शेयरों से जो दबाव बना, भारतीय, HDFC और टेक महिंद्रा कमजोर थे वहीं, और यहीं से आज दबाव निफ्टी पर आता नजर आया। इधर ग्रीस और चीन ने भी दुनिया भर के बाजारों में दबाव बढ़ाया है। ग्रीस के कर्ज संकट को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। ग्रीस ने ताजा प्रस्ताव भी अब ठुकरा दिया। इधर चीन के बाजार में भी हाहाकार मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि चीन के बाजारों का बबल कभी भी फूट सकता है। हेमंत हमारे साथ मौजूद है। हेमंत, चीन और ग्रीस फैक्टर आगे कितना और परेशान करेंगे हमारे बाजारों को? देखिए, एक शानदार रैली देखने को मिली थी चाइना में, 40% से ज्यादा उनके शेयर बाजार दौड़े थे, और उसके बाद देखिए आज 7% कमजोरी देखने को मिली। इस हफ्ते 10% की गिरावट देखने को मिली, और अपने पीक से करीब करीब 17-18% कमजोर हो चुके हैं चाइना के बाजार। कई जानकार कहने लगे हैं कि वहां जो बबल बना था वो शायद अब बर्स्ट हो ही चुका है। अलग अलग स्रोतों से पैसा वहां पर जा रहा था। चाइना ए शेयर्स का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल होने की खबरें थी, हालांकि उसके बाद उसको कुछ समय के लिए आगे के लिए बढ़ा दिया गया। ये सब फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वहां पर कमजोरी देखने को मिली। लेकिन चाइना के बाजार दरअसल आज अपने दिक्कतों से तो गिरे ही, ग्रीक की दिक्कतें भी वहां पर आज काफी बड़ी थी। जिस तरह से हम हर रोज देख रहे हैं, लेंडर्स और ग्रीक के बीच में हर बार बैठकें होती हैं, और वो बैठक बेनतीजा रहती है। उसके बाद एक नई तारीख आ जाती है, और आज भी देखिए ऐसा ही हुआ। हमने देखा जो प्रस्ताव लेंडर्स ने दिए थे वो ग्रीक को पसंद नहीं आते, जो ग्रीक प्रस्ताव देता है वो लेंडर्स को पसंद नहीं आते, और आज भी एक ऐसा ही प्रस्ताव दरअसल वहां पर ठुकरा दिया गया, और इसके चलते कंफ्यूजन बना हुआ है। ज्यादातर जानकार यही कह रहे हैं कि अगर जो शनिवार को अब बैठक होने वाली है उसमें नतीजा नहीं निकल कर आता तो काफी मुश्किल होगी। हालांकि काफी सारे जानकार होपफुल हैं, आशावादी हैं कि जरूर से शनिवार रविवार यानी इस वीकेंड तक, सोमवार बाजार खुलने से पहले तक, यहां तक लोग कह रहे हैं कि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आएगा, और सॉल्यूशन पॉजिटिव साइड का ही आएगा, यानी ये मामला निपट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हेमंत। और सिटी के साउथ एशिया मार्केट हेड पंकज वैश्य भारतीय बाजारों को लेकर काफी बुलिश है। CNBC आवाज को उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया। ग्रीस संकट को लेकर पंकज वैश्य का कहना है कि इसको लेकर कंफ्यूजन बरकरार है, और इस संकट का हल निकलेगा या नहीं ये अभी साफ नहीं है। फ्रांस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम कोई ना कोई समझौता संभाल लेंगे, लेकिन जर्मनी की चांसलर कह रही हैं कि वो, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमें लग रहा है हम उल्टे जा रहे हैं। तो और जर्मनी गवर्नमेंट खास में जो चांसलर हैं और जो उनके वित्त मंत्री हैं उनमें भी इस विषय को लेकर मतभेद है। तो ग्रीस एग्जैक्टली किस तरह से पहुंचेगा ये अब कहना बहुत मुश्किल है। अब ये लोगों की पर्सनैलिटी जो 3-4 लोग बिल्कुल सेंटर में हैं उनके ऊपर निर्भर कर रही है। लेकिन उसके बियॉन्ड जो हम लोग मार्केट्स में बैठे हैं, आई थिंक अब ये लग रहा है लोगों को कि शायद ग्रीस की स्टोरी इतनी झटके वाली नहीं होगी। पंकज वैश्य का मानना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में काफी दम है। हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि चीन के बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप उम्मीद करें कि शायद 2016 तक सेंसेक्स 31,000 या उसके पार निकलता हुआ नजर आए। तो ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बुलिश व्यू इंडियन मार्केट्स पर आपका एकदम परफेक्ट बरकरार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी हाँ, हमारे स्ट्रैटेजिस्ट ने रिपोर्ट निकाली हुई है। उन्होंने टारगेट यहाँ से काफी ऊंचे के दिए हुए हैं, और ये उन्होंने बरकरार रखे हैं। ये वो हर 2-3 महीने आगे ऊपर नीचे करने वाले लोगों में से हम लोग नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह के इन्वेस्टर्स को हम एडवाइस दे रहे हैं, हम उन्हें डे इन डे आउट की एडवाइस नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें अगले 6 महीने 12 महीने इस तरह की एडवाइस दे रहे हैं। तो वो बरकरार है। वो लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में जो सेक्युलर ग्रोथ इस समय चल रही है स्ट्रांग, और जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, वो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और जो लीडरशिप है सरकार में और सेंट्रल बैंक में,
वो काफी ऊंची क्वालिटी की लीडरशिप है जिसको ग्लोबली लोगों ने काफी मान्यता दी है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत जोरदार है। तो इसलिए आई थिंक हम तो अपने इन्वेस्टर्स को यही कहते हैं उनको भरोसा रखना चाहिए। और पंकज वैश्य का मानना है कि चीन के बाजारों में अभी और गिरावट दिख सकती है। उनका मानना है कि चीन के बाजारों का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, ऐसे में करेक्शन होना ही है। घबराहट जरूर है कि वहां वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं और वो गिर सकती हैं, लेकिन एक डिफरेंस बस ये है कि चीन की सरकार अपने मार्केट्स को बहुत नियंत्रण में रखती है। वो ये पूरी तरह से वेस्टर्न कैपिटलिस्ट जो मार्केट्स का मॉडल होता है कि हम अपना सारा वो रखेंगे, हर फेयर प्राइसिंग पे मार्क टू मार्केट करेंगे, उसमें विश्वास नहीं रखती है। तो वो इधर उधर थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा किसी बैंक को सपोर्ट करना, इन सब में विश्वास रखती है। तो वो थोड़ा कुशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वैल्यूएशंस बिल्कुल लगती तो हैं कि काफी क्रेजी लेवल पे हैं। ब्रेक के बाद ललित लीला में अब जुड़े हैं दो नए किरदार। साथ ही करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता जीतू पटवारी और बीजेपी के नेता आरती मेहरा से खास चर्चा। जानेंगे कि कहां तक जाएगी ये पूरी कहानी। बने रहिए हमारे साथ। और आवाज एट 9 में अब बात करेंगे ललित लीला की, जिसकी आंच अब गांधी परिवार पर भी पड़ने लगी है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के नए खुलासे ने देश के सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। ललित मोदी से जुड़े विवादों की जद में अब गांधी परिवार भी आ गया है। ललित मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले साल उन्होंने प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा से लंदन में मुलाकात की थी, लेकिन मोदी ने दावा किया कि रॉबर्ट वाड्रा के पास उनका नंबर भी था। और ललित लीला से त्रस्त बीजेपी के लिए ने इस मौके का इस्तेमाल कांग्रेस पर जवाबी हमले के लिए किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित महापात्रा ने कहा कि कांग्रेस जवाब दे कि यूपीए की सरकार के दौरान गांधी परिवार के साथ ललित मोदी की मुलाकातें का क्या मतलब है। ये आज जो खुलासे हुए हैं, जिस प्रकार से ट्वीट के माध्यम से मालूम पड़ा है कि लंदन में प्रियंका गांधी और वाड्रा जी के साथ ललित मोदी की बैठक हुई है, उनसे मुलाकात हुई है, और उससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तब भी गांधी परिवार के साथ मुलाकातें हुई थी। क्या आज आदरणीय सोनिया जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में बोलना नहीं चाहिए कि आखिरकार एक भगोड़े के साथ विपक्ष की सबसे बड़ी जो अध्यक्षा हैं और जो सरकार में भी थी वो लोग क्यों मिल रहे थे। ललित मोदी के ट्वीट के बाद कांग्रेस बचाव की बुतरा में आ गई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी से मिलना कोई अपराध नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का मनी प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इवेजन, उसके आपराधिक प्रकरण में वे भागे हुए हैं, उसकी सिफारिश विदेश मंत्री कर रहा है, वो बात अलग है। इसी प्रकार वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने ये कहा है कि किसी प्रकार से भारत की सरकार को पता नहीं पड़ना चाहिए। क्या रॉबर्ट वाड्रा जी कोई सरकार के अंग हैं? क्या प्रियंका जी किसी सरकार की अंग है? क्या उन्होंने कुछ लिखकर सिफारिश की है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और बीजेपी ने ललित मोदी कांड से उपजे सियासी तूफान को शांत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसके पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री और अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक पार्टी वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को क्लीन चिट दे रही है। सरकार ने दस्तावेजों की जांच के बाद इसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई। कल वसुंधरा राजे दिल्ली आकर अपनी सफाई दे सकती है। ललित मोदी के एक के बाद एक खुलासों के बाद देश में मचे सियासी घमासान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जीतू पटवारी और बीजेपी के नेता आरती मेहरा। आरती जी, हालांकि जो लेटेस्ट ट्वीट है ललित मोदी का जिसमें बड़े नाम है, उसमें गांधी परिवार के लोगों के नाम है, लेकिन सवाल अभी भी आपके पास ही पहला जाता है कि जिस तरह की चीजें सामने आई है उसमें वसुंधरा राजे जी को क्लीन चिट देना क्या एक बड़ा राजनीतिक रिस्क नहीं है? जी देखिए, वसुंधरा राजे जी
का जो पूरा का पूरा एक्ट है, उसमें जो विटनेस उन्होंने दिया है वो तब अपने पर्सनल कैपेसिटी में दिया। 2011 में वो मुख्यमंत्री नहीं थी। एक परिवार से उनका 3 पीढ़ियों से रिश्ता था, एक इमोशनल एंगल जरूर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं वो पूरी तरह से अब जुडिशरी सिस्टम में हम विश्वास रखते हैं, और भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, लेकिन आरोप सिद्ध होने से पहले ही हम अपनी एक सशक्त नेता को, उनकी पोजीशन को किसी भी तरह से खतरे में डालें, ये बात ठीक नहीं है। इसमें आरोप होने की बात है ही नहीं, क्योंकि वो मान रही है और आप भी मान रही हैं कि उन्होंने इस तरह का विटनेस स्टेटमेंट दिया। पहले उन्होंने मना किया, लेकिन अब सबूत आ गए, उनका दस्तखत है उस पे, और ये कहना कि वो उनकी पर्सनल फ्रेंड थी, ये लेकिन विटनेस ये हजम नहीं होता। लेकिन उन्होंने ये भी गुजारिश की थी, कांग्रेस ये बात इंडियन अथॉरिटीज को नहीं पता चलनी चाहिए। नैतिकता के तर्ज पर क्या अब कम से कम उन्हें पूरी जांच होने से पहले तक हट नहीं जाना चाहिए? और नैतिकता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे प्रियंका गांधी जवाब देंगी क्या? जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास ले जाते हैं, उनके पास प्रियंका गांधी, शरद पवार, राजीव शुक्ला वो देंगे नैतिकता के आधार पर। अच्छा, वो भी देंगे, उनसे भी मांगा जाएगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं ये तो बताना पड़ेगा। जीतू पटवारी, ये तो एक चीज जो साफ हो रहा है यहाँ पर, साफ दिखाई दे रहा है कि ललित मोदी की बड़ी घनिष्ठ मित्रता है कई सारे नेताओं के साथ, और वो नेता केवल बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के भी काफी सारे हैं। नहीं, तमन्ना, 2 बातें हैं कि जैसे आरती जी अपनी बात कह रही हैं कि क्या नैतिकता के आधार पे किसी के अभी इस्तीफा लेना कोई ठीक बात है लोकतांत्रिक व्यवस्था में? मैं इनको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नैतिकता की बात, नैतिकता के आधार पे आपने कभी दिया क्या? विलासराव आरती जी सिद्ध होने के बावजूद आपने वहां से विड्रॉ करके केंद्र में उन्हें मंत्री बना दिया। आप जवाब दीजिए ना जीतू पटवारी। तमन्ना, ये आरती जी का स्वभाव से मैं परिचित हूँ, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जब ये बोलेंगी तब मैं नहीं बोलूंगा, और जब मैं बोलूं तब मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि ये मेरी पूरी बात सुने। बोलिए। और ये बीच में बोलकर किसी भी बहस के कैलकुलेशन के बाहर ही बात करेगी तो फिर जी आप, लेकिन सवाल का उत्तर आप दें। आप अगर वो बोल भी रही हैं तो आप अपना जवाब जारी रखें। बताइए कि अब ये उंगली ललित मोदी की जो कल तक बीजेपी की तरफ थी, आज उतनी ही उंगली घूमकर कांग्रेस की तरफ भी आ गई। बिल्कुल ये बात वहां से चालू होती है। मैं जैसा कह रहा था, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के चुनाव से पहले नैतिकता की कई सारी बातें की थी, काले धन को लेकर भी कई सारी बातें की थी, और बातें ये भी की थी कि जहां कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार, दोनों से अनुरोध है कि कम समय में हम पॉइंटेड बात करना चाहते तो आप मतलब इतिहास ना गिनाने लग जाए। जीतू पटवारी जी, ये तो तय हो गया ना कि सबसे घनिष्ठ मित्रता है, और इसमें जब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का नाम आया तो इसका जवाब देना तो होगा। जी, तमन्ना, में समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातें कहूंगा। मेरा ये कहना है कि देश की राजनीति में जो परिवर्तन आया वो नैतिकता के आधार पर, चाल चरित्र और चेहरे के आधार वाली पार्टी को लोगों ने मत दिया, और इतना ऐतिहासिक दिया कि देश गौरवान्वित हुआ, ये भी गौरवान्वित हुए। पर जिस तरीके की इनकी चाल चरित्र और चेहरा सामने आया, ये नैतिकता को निराधार करती है, नैतिकता को किसी भी प्रकार से खारिज करती है। जीतू जी, रही बात प्रियंका वाड्रा का नाम आना, रही बात प्रियंका जी का और उनके पति का नाम आना, आपका जवाब है कि हमारे जैसे ही ये निकले। तमन्ना, मेरा पूरा सवाल का उत्तर नहीं हुआ है। आप मेरी पूरी बात, ये तो कोई नॉट क्लियर। आरती जी, मेरा ये कहा आपका सवाल ये है कि सारे राजनीतिक लोगों से ललित मोदी के संबंध निकले। हाँ, तो जहाँ तक प्रश्न है कि संबंध किसी से होना, किसी के साथ मिलना, किसी के साथ जुड़ना, ये वसुंधरा राजे ललित मोदी की दोस्ती में क्या गड़बड़ है? जी आरती मेहरा, ठीक 13 साल पहले क्या है, ठीक 13-14 साल पहले नरेंद्र मोदी जी पे पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरी विरोधी पार्टियां उन्हें मौत का सौदागर कह रही थी,
तो क्या उन्हें वहां से हटा लिया जाता और जो आरती मेहरा जी का मॉडल इस बात की वहां से तुलना करने का मतलब कोई मायने ही नहीं है। ये आपको मानना पड़ेगा आरती मेहरा जी, आपको मानना पड़ेगा कि उस समय वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री, आप बस सुन लीजिए, उस समय वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री भले ही नहीं थी लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, वो आपके पार्टी की एक दिग्गज नेता थी उस समय, और उनका ये कहना कि ललित मोदी को खतरा है भारत से और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से, और मैं उनके लिए विटनेस बनने को राजी हूं, बस आप इंडियन अथॉरिटीज को ना बताएं। ये एक शर्मनाक बात है और आप लोगों को भी ये पता है। अब मजबूरी होगी राजनीति की, इसको आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तमन्ना जी जिस पेपर में उनके सिग्नेचर है, इट्स अ विटनेस पेपर, इट्स नॉट एन एफिडेविट। जिस पेपर पे उनके सिग्नेचर है उस पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। आगे के पेपर्स पे क्या लिखा है ये सब मैं वही कह रही हूँ, जांच का विषय है और जांच में पूरा विश्वास है हमारा। जी जीतू पटवारी जी, अब आप और कोई भूमिका मत बनाइए और सीधे इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप जब प्रियंका रॉबर्ट का नाम आया है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, सीधा इस पर आइए। इन्होंने कानून की बात ये है कि ललित मोदी पे जो आरोप लगे हैं वो देश का आर्थिक अपराधी तो है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें वसुंधरा जी का क्या रोल है, उनके बेटे की कंपनी में उनके कितने शेयर उनकी कंपनी। जीतू जी आप लेकिन प्रियंका, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप प्रियंका और रॉबर्ट वाली बात पर ही अपनी सफाई केंद्रित रखिए, पहले वो बता दीजिए। ये है मेरा आपसे विपिन, मेरा निवेदन ये है कि एक रेस्तरां में अगर उन्होंने कहा कि पहले तो प्रियंका जी के ऑफिस ने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तो पहले तो हम इस बात को ही डिनाई करते हैं कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। जो आरोपी है अगर वो कहता है कि मेरे इनसे संबंध है तो इसकी ये जांच का विषय नहीं है, और ये जांच का विषय है कि जिस तरीके से भारतीय जनता तो कह पार्टी रहे हैं कि अगर मुलाकात करने में क्या बुराई है, तो ये तो आप ही पहले क्लियर कर लीजिए कि मुलाकात की है या नहीं की है। दिग्विजय जी की बात अभी आपने सुनी टीवी पे कि मिल ली है, तो क्या बुराई थी? दिग्विजय जी फिर भी अगर कोई रेस्तरां में अगर वो मिल भी गए हैं, हाय हेलो भी हो गया, तो इसमें अपराध क्या है? मैं आज आपके टीवी चैनल पे आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मिला हूँ, कहीं किसी प्रकार का अपराधी निकलूं तो आपकी क्या गलती हो सकती है? आप लोग मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा बीजेपी के दिवालियेपन पे। ये फिलहाल कह रहे हैं जो लेटेस्ट ट्वीट्स आए हैं ललित मोदी के, उसमें तो ये बात साफ है कि वो हर किसी को निशाने में लेने की कोशिश में है और हर किसी का नाम उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने वित्त मंत्री को भी नहीं छोड़ा है, वो राजीव शुक्ला की बात कर रहे हैं, वो विवेक नागपाल की बात कर रहे हैं, अमिता पॉल की बात कर रहे हैं, वो पीएसयू बैंक में जिस तरह के भ्रष्टाचार चलती है उसकी भी बात करें। आरती मेहरा जी, कम से कम वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने ये क्लियर किया है क्या मैं कुछ और पूछ रही हूँ, क्या कम से कम इस बात की तो जरूरत नहीं है कि जो ललित मोदी आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच हो, क्योंकि वो एक इनसाइडर या पूर्व इनसाइडर के रूप में ये सारे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब ललित मोदी यहाँ पे चेयरमैन थे आईपीएल के, उनके साथ पूरा का पूरा एक ऑफिस बेरर्स का और पूरा एक बड़ा सिस्टम था, वो आरोप लगा रहे हैं। जब वो यहाँ से भागे थे तो किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। अच्छा, आप लोग अभी आजकल एक नया नैरेटिव शुरू हो गया कि ललित मोदी के शरद पवार एक्चुअली कोई केस नहीं है। ये सब जांच के विषय है। शायद उनको वापस लाने की तैयारी तो नहीं चल रही आरती मेहरा जी? बस आखिरी सवाल आपसे, क्या उनको वापस लाने की तैयारी तो नहीं हो रही आरती मेहरा जी? आखिरी सवाल आपसे। बिल्कुल नहीं। ओके चलिए, अगर उनको वापस लाने की तैयारी होगी तो उनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हर एक सवाल पूछेगा जो किसी से भी पूछना चाहिए। किसी भी, और भगोड़े अभी नहीं वो साबित हुए, लेकिन उसके बावजूद जो भगोड़े नहीं साबित हुए आप कह रहे हैं। लाइन पूरी बदल रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी चर्चा में हमारा समय इस चर्चा के लिए समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जीतू पटवारी जी और आरती मेहरा जी। तो एक बात तो साफ है विपिन के ललित मोदी के जो बम है वो खत्म नहीं हुए हैं और रोज गोलाबारी चलती रहेगी। जी हाँ, और ये काफी हद तक ऐसा हो गया है कि उन्होंने पूरी भारतीय राजनीति, सत्ता विपक्ष, सबका रुख जो है वो लंदन में जहां बैठे हैं वहां मोड़ दिया। और जैसी बातचीत है ऐसा लग रहा है कि पूरे सूत्र उनके हाथ में है। अगर वो एक स्ट्रिंग खींचेंगे तो एक चिल्लाएगा और दूसरी स्ट्रिंग खींचेंगे तो दूसरा व्यक्ति चिल्लाएगा। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए जाने माने इकोनॉमिस्ट और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर
विवेक डेब्रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत, जो नीति आयोग के मेंबर हैं। एयरलाइंस कंपनियां पैसा वसूलने के कैसे खोज रही हैं नए नए रास्ते, ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। सरकार के एजेंडे में रेलवे खासी अहमियत रखता है। रेलवे के कायाकल्प के लिए सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है और इसका जिम्मा दिया गया है नीति आयोग के सदस्य और जाने माने अर्थशास्त्री विवेक डेब्रॉय को, जिन्होंने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इस बारे में हमने खास बातचीत की विवेक डेब्रॉय से। आपने इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो सारे सिफारिशें हैं, रेकमेंडेशंस हैं, उन्हें एक साथ अपनाया जाए तो बेहतर है, ना ही टुकड़ों टुकड़ों में। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें जो एक सिफारिश है प्राइवेटाइजेशन की, यानी निजीकरण की रेलवेज की, इसको लेकर कुछ बवाल जरूर उठा है। ट्रेड यूनियन भी इसमें जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि ये नहीं होने देंगे। ना ही इंटरिम रिपोर्ट में, ना ही फाइनल रिपोर्ट में हमने प्राइवेटाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया। कहीं भी प्राइवेटाइजेशन शब्द नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कहा है प्राइवेटाइजेशन का दो बिल्कुल अलग अलग मतलब है। एक है द फर्स्ट वन वेयर आई डाइल्यूट इक्विटी इन इंडियन रेलवेज, ये हमने कहीं नहीं कहा। जो कह रहे हैं हमने ये कहा वो गलत कह रहे हैं। किस तरह से इस पूरे एक सजेशन को देखा जा रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि एक रेल बजट की जरूरत ही नहीं है और साथ ही सब्सिडीज जो देती है रेलवे, इनको आंकने के तरीके में भी बदलाव की सिफारिश आपने की है? ये रिकमेंडेशंस दे आर इन टू पार्ट्स। एक है कि पहला 5 साल में करना है, दूसरा है 5 साल के बाद। जहां तक रेल बजट का सवाल है, हमने कहीं नहीं कहा है कि पहले 5 साल में इसको खत्म किया जाए। ये जरूर कहा है कि 5 साल के बाद बाकी अगर हमारे रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट किया जाएगा तो रेलवे बजट की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये 5 साल के बाद। सेकेंडली ऑन रेलवेज हमने कहीं नहीं कहा, ये भी भ्रम है लोगों का, हमने कहीं नहीं कहा दैट रेलवेज मस्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कमर्शियल प्रिंसिपल्स। हमने ये जरूर कहा है कि कहां कमर्शियल प्रिंसिपल्स है, कहां सोशल ऑब्लिगेशंस है, ये दोनों में अंतर बिल्कुल साफ होना चाहिए। एंड वेर एवर इट इज अ सोशल कॉस्ट, द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स मस्ट क्लीनली रीइंबर्स द रेलवेज, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कमर्शियल अकाउंटिंग नहीं होगा। लेकिन ये सवाल बार बार जरूर पूछे जा रहे हैं और देश में ही नहीं दुनिया भर में, कि जिस रिफॉर्म्स की रफ्तार की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या उम्मीदें ज्यादा है या फिर गाड़ी वाकई कहीं ना कहीं अटक गई है? सरकार है कहां और उम्मीदें किसकी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। दिस इज अ गवर्नमेंट इन दिल्ली। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आर नाउ गोइंग टू बी चेंज्ड, they are not within the purview of the government in Delhi. They are mostly the purview of state governments. Therefore, this is not a government that can dictate to states what they should do. It is up to the states to take things forward. At best, the government in Delhi can only incentivize it. The only thing one can legitimately expect this government to have done is speed up the executive decision making part of it. और मुझे तो लगता है that has been speeded up. विवेक डेब्रॉय के साथ आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं कल रात 8 बजे। आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक ने भी अपनी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। एक्सिस बैंक ने ये कटौती 0.1% की है। हालांकि इसमें कोई बहुत ज्यादा राहत की बात नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से बैंकों में ज्यादा दरों को कम करने की होड़ लगी है। कटौती के बाद अब एक्सिस बैंक की ब्याज दरें 9.85% हो जाएंगी। नई दरें 30 जून से लागू होंगी। एयरलाइन कंपनियां कैसे खोज रही हैं पैसा वसूलने के नए रास्ते, देखिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न का सरल फॉर्म आखिर कितना सरल।
रोज कोई ना कोई एयरलाइंस टिकट की सेल लेकर आ रही है, लेकिन इसी के साथ एयरलाइंस आमदनी बढ़ाने के लिए भी नए नए रास्ते ढूंढ रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ एयरलाइंस ने डीजीसीए से चेक इन लगेज की सीमा खत्म करने की मांग की है। पूरी खबर के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अस्मित से। अस्मित, अब ये क्या नई चीज की मांग लेकर आई है और कैसे बढ़ेगी इससे रेवेन्यू एयरलाइंस की? जी, तो डीजीसीए के कुछ सोर्सेज से, कुछ सूत्रों से बातचीत करके हमें ये खबर मिली है कि एक ग्रोइंग कंसेंसस बनता नजर आ रहा है पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में इस अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज वाले मुद्दे को लेके। यहाँ पे हमें ये सूचना मिली है कि काफी सारी एयरलाइंस ने, स्पेशली लो कॉस्ट एयरलाइंस ने अपनी एप्लीकेशन जारी की है डीजीसीए के सामने। उन्होंने मूव किया है डीजीसीए को इस प्रपोजल के साथ कि चेक इन बैगेज को भी बिल किया जाए, चेक इन बैगेज पे भी एक चार्ज लगाया जाए। एज ऑफ नाउ डीजीसीए सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है कि 3 लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं जिन्होंने ऐसे प्रपोजल्स अभी सबमिट किए हैं। वो 3 एयरलाइंस हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर एशिया इंडिया। तीनों लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं। पर यहां पे डीजीसीए सोर्सेज ने ये भी केयरफुली एक्सप्लेन किया है कि ऑल्दो अभी तक जितने प्रपोजल्स आए हैं जो टेक्निकली एक्सेप्ट किए गए हैं, उन प्रपोजल्स में प्राइमरीली लो कॉस्ट कैरियर्स हैं। पर उन्होंने ये भी ऐसा जाहिर किया था, ये ओपिनियन जाहिर किया था कि ऐसा ग्रोइंग कंसेंसस है और आगे की डेट में ये भी देखा जा सकता है कि फुल सर्विस कैरियर्स भी ऐसे चेक इन बैगेज को चार्ज करने के लिए प्रपोजल डीजीसीए के सामने रखे। एज ऑफ नाउ एयर इंडस्ट्री जो है, एयर इंडस्ट्री है, उनकी डिफेंस में काफी लोग एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है चेक इन बैगेज को चार्ज करने के लिए, ये एक प्रैक्टिस है जो ग्लोबली फॉलो की जाती है वेरियस लो कॉस्ट कैरियर्स द्वारा और इसी का ये जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। एज ऑफ नाउ इसका स्टेटस जो है वो डीजीसीए बताता है, डीजीसीए के सोर्सेज बताते हैं कि ये प्रपोजल्स अभी अंडर कंसिडरेशन हैं। उन्होंने केयरफुली अवॉइड किया है इस इशू पे कमेंट करना कि कब तक वो एक कॉल ले पाएंगे इस चेक इन बैगेज के इशू को लेके। पर एज ऑफ नाउ द सम एंड सब्सटेंस इज कि एयरलाइंस में कंसेंसस बनता नजर आ रहा है कि उन्हें चेक इन लगेज को चार्ज करना है। डीजीसीए उनको कंसिडर कर रहा है और कंसिडर करने के बाद एक राय व्यक्त करेगा। बैक टू यू। शुक्रिया सारी डिटेल्स के लिए। और सरकार ने जटिल इनकम टैक्स फॉर्म को वापस लेकर सरल फॉर्म जारी कर दिया, लेकिन ये फॉर्म उतना सरल नहीं है जितना कि सरकार दावा कर रही है। दरअसल इसमें कई जानकारियां ऐसी मांगी गई हैं जिससे तत्काल सरकार को कोई टैक्स की वसूली नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन टैक्स पेयर्स की परेशानियां जरूर बढ़ जाएंगी। क्या है वो बदलाव, जानने के लिए चलते हैं टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल के पास। ओसवाल जी, एग्रीकल्चरल इनकम वाले लोगों से दूसरा फॉर्म भरवाकर क्या सरकार एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पर टैक्स बचाने वालों को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है? ये ऐसा यदि हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत गवर्नमेंट को बधाई देनी चाहिए यदि ये बात है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। ऐसा यदि गवर्नमेंट खुल के कह दे कल गवर्नमेंट पहले ही गवर्नमेंट की परेशानी चल रही है और ये एडिशनल परेशानी। एग्रीकल्चरल इनकम को यदि आपको टैक्स करना है तो सिंपल कहिए, आप 10 एकड़ लैंड के ऊपर जिसके भी पास एग्रीकल्चरल लैंड है उससे जितनी भी इनकम आएगी आपको टैक्स रिटर्न तो भरना ही है कंपलसरी। टैक्स भरो या मत भरो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई इनकम का ब्यौरा तो नहीं मांग रहे हैं। सिंपल आप बोल रहे हो ये फॉर्म आपको नहीं लगेगा, इसका मतलब आप दूसरा फॉर्म भरिए। आप ये पहली बात तो मेरे जैसे लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे मैंने बताया था कि आप 5, 7, 10 नमूने के फॉर्म रख रहे हो तो लोगों को एक ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखिए रिटर्न ऑफ इनकम का, और जो पार्ट आपको रिलेवेंट है वही भरिए। 50 नमूने के फॉर्म रखने की क्या जरूरत है? ओनली रिलेवेंट पोर्शन आपको जो अप्लीकेबल भरिए। हाँ, तो लेकिन हम तो कॉम्प्लिकेशन ऐसा कर रहे हैं, जैसे एक तो ये मैंने बताया, दूसरा इन्होंने आपको पता होगा कि शेड्यूल FA करके एक शेड्यूल इनकम टैक्स रिटर्न में इन्होंने जोड़ा था 3-4 साल पहले उसमें 2 या 3 आइटम थे, वो बढ़ते बढ़ते अभी 7 आइटम हो गए और 7वां आइटम इस साल इन्होंने नया जोड़ा है। पहले आइटम ऐसे थे कि यदि आपके पास कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट है, फॉरेन में फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई एंटिटी में है, फॉरेन में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या आपके पास कोई कैपिटल असेट बाहर विदेशों में होल्ड करके रखी है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ये एक डिटेल्स ऑफ एनी अदर कैपिटल असेट हेल्ड, ये एक नया आइटम और जोड़ा इन्होंने। और बाद में बोला कि आपके पास कोई बैंक अकाउंट को सिग्नेटरी, आप ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो वो एक आप डिटेल दे दीजिए। और एक नया जोड़ा है कि आपने यदि कोई विदेश में ट्रस्ट बनाया है या उसमें कोई ट्रस्टी है आप, या उसकी कोई बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियरी है, तो उसकी डिटेल दीजिए। इस साल 2 नए आइटम इन्होंने जोड़े हैं, डिटेल्स ऑफ एनी अदर कैपिटल असेट हेल्ड अब्रॉड। एनी अदर कैपिटल असेट हेल्ड अब्रॉड तो आपने पहले ही तो मांग लिया। डिटेल ऑफ एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी हेल्ड, एनी एंटिटी हेल्ड इज अ कैपिटल असेट।
तो और क्या ये डिटेल चाहिए। लेकिन चलो मान लेते हैं, चलो उनको लगता होगा कि हमारी कोई छूटने की चांस है कोई आइटम, तो इन्होंने डाल दिया ये आइटम। लेकिन एक नया आइटम देखिए जी, आइटम नंबर जी इन्होंने डाला है रिटर्न ऑफ इनकम में, डिटेल्स ऑफ एनी अदर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी सोर्सेस आउटसाइड इंडिया। नाउ जी सर, ये रिटर्न ऑफ इनकम तो सोर्सेस, ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम का है। रेजिडेंट इंडियन को वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना पड़ता है, इंक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। तो वो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका है रिटर्न ऑफ इनकम में, तो उसकी वापस ये विगत शायद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फॉर्म भरने का ये झंझट हो सकता है। अगर आप एग्रीकल्चर से कमाई कर रहे हैं, थोड़े से यहाँ पर मुश्किलात पैदा हो सकते हैं जिन्हें रिटर्न भरना। बहरहाल बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से हमें समझाने के लिए टीपी ओसवाल साहब। आगे बढ़ेंगे। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने निवेशकों को एक बड़ी दिलचस्प निवेश टिप दी है। अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर राकेश झुनझुनवाला ने कहा है कि अपनी पत्नी के नाम पर शेयर नहीं खरीदने चाहिए। इसके पीछे उनकी एक ठोस दलील भी है। क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। lot of my friends, they used to have shares in double name. Only 5,000, 10,000 forms you have to sign. Every form she signs, I have to sign. Then I thought of a very practical solution. If I die, she has enough shares on her name, so she can be very comfortable. If she dies, I will ensure the shares are transferred. So I always used to keep shares in single form. ब्रेक के बाद CNBC आवाज की खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में आपको ले चलेंगे गुजरात के भावनगर। और स्टील कंपनियों को सरकार एक और बड़ी राहत देने की तैयारी में, पूरी खबर बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। घरेलू स्टील इंडस्ट्री को सरकार एक बार फिर बड़ी राहत दे सकती है। भारी उद्योग और इंडस्ट्री मंत्री अनंत गीते ने एक बार फिर से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में वो जल्द वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने को लेकर अगले एक हफ्ते में कोई फैसला ले लिया जाएगा। हाल ही में सरकार ने फ्लैट और लॉग स्टील की इंपोर्ट ड्यूटी में 2.5% तक की बढ़ोतरी की थी। इधर स्टील कंपनियों की मांग है कि सरकार 15% तक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। फाइनेंस मिनिस्टर से इस संदर्भ में हमारी चर्चा हो रही है। निश्चित रूप में कुछ दिनों में इस पर निर्णय हो जाएगा। तो बाय हाउ मच विल यू लुक एट इंक्रीजिंग सर? वो कहना संभव मुझे नहीं है। वो 15% हफ्ते भर में हो जाएगा, विद इन अ वीक। एंड 15% जो स्टील इंडस्ट्री मांग रही है वो पॉसिबल है? उस पर भी चर्चा हो रही है। इस बीच जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा है कि सिर्फ स्टील की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना काफी नहीं है। अगर सरकार सही मायने में मेक इन इंडिया को पुश करना चाहती है तो उसे घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उपाय करने होंगे। The challenge for us is not 2.5% or 5% duty. Challenge is that if these countries are dumping steel into India at a predatory pricing, whereby they sell in their home market at a much higher price and they export into India at a much lower price, then the industry really gets hurt. And I think the whole machinery in the government understands this, that steel is a very important industry and this needs support and this needs protection from the point of view of dumping. नए नियम और राज्यों की ढिलाई की वजह से माइनिंग के करीब 200 से ज्यादा आवेदन को मंजूरी नहीं मिल पा रही है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस लेट लतीफी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अब राज्यों में आवेदन को जल्द मंजूरी देने की गुजारिश कर रही है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स निकल कर आ रही है? देखिए, दरअसल पूरा मामला बड़ा ही गंभीर है। गंभीर इस वजह से है कि क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ध्यान दे रही है, दूसरी तरफ करीब 200 से ज्यादा एप्लीकेशन पड़े हुए हैं माइनिंग के, जिसको कोई भी मंजूरी करने की स्थिति में नहीं है और ये दिक्कत राज्यों की वजह से आ रही है। दरअसल हुआ ऐसा कि 10 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने 31 मिनरल्स को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। उन 31 मिनरल्स में माइका, जिप्सम, शेल, डोलोमाइट जैसे मिनरल्स शामिल हैं और अलग कैटेगरी में डालने की वजह से
इन मिनरल्स की अगर कोई माइनिंग करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस उनको केंद्र सरकार से नहीं बल्कि अब राज्य सरकार से लेनी होगी। अब राज्य सरकार के पास जब ये एप्लीकेशन लेकर जा रहे हैं तो राज्य सरकार इन एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनके पास एप्लीकेशन को मंजूरी देने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक तकनीकी दक्षता चाहिए, एक तकनीकी सिस्टम चाहिए जो राज्यों के पास अभी नहीं है। लिहाजा ये 200 से ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब ये दिक्कत सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में आ रही है। अब केंद्र सरकार चूंकि स्थिति को देखते हुए उनको लगता है कि बहुत मामला गंभीर हो रहा है, तो लिहाजा उन्होंने राज्यों के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि पहले की तरह ही इन मिनरल्स की माइनिंग की लाइसेंस देने का अधिकार इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी IBM को भी दे दिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर अभी तक किसी राज्य ने अमल नहीं किया है। हालांकि केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं और हालांकि केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इनकी बातों को जल्द से राज्य सरकारें सुन लेगी और ये जो माइनिंग की दिक्कत है जल्द से जल्द सुलझ जाएगी। जी शुक्रिया। और अब बात अपनी खास पेशकश फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया की। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया की हमारी खास सीरीज में हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं दक्षिण गुजरात के शहर भावनगर की। भावनगर दुनिया की सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। भावनगर अब फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने की ओर बढ़ चला है। भावनगर देश के उन शहरों में है जहां 19वीं सदी में ही आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। शिक्षा के मामले में भावनगर अब नए जमाने की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने में लगा हुआ है। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने के लिए किसी भी शहर में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जरूरी होता है उस शहर में मौजूद एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। भावनगर में अहमदाबाद की तरह IIM या सूरत की तरह NIT ना हो, पर यह शहर शिक्षा के मामले में पीछे बिल्कुल भी नहीं है। 19वीं सदी में ही यहाँ की गोहिल रियासत ने आधुनिक शिक्षा संस्थान खोलने की शुरुआत कर दी थी। देश के कुछ बेहद पुराने शिक्षा संस्थान भावनगर में हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सन 1884 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भावनगर के श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज से पढ़े थे और बाद में बैरिस्टर बनने इंग्लैंड गए थे। बच्चों की शिक्षा को नई दिशा देने वाले गिजू भाई और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाले जाने माने समाज सुधारक अमृत भाई दानी भावनगर से ही ताल्लुक रखते थे। भावनगर में एक यूनिवर्सिटी पहले से ही है और अब भावनगर के जाने माने जैन तीर्थ स्थल पालिताना एक और यूनिवर्सिटी का प्लान तैयार हो रहा है जिसका नाम अहिंसा यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। हम पालिताना में एक अहिंसा यूनिवर्सिटी बनाए, वैसा विचार रख के सरकार में, भारत सरकार में, राज्य सरकार में हम विषय भी रखते हैं और उसमें एक दो लोगों ने, जो जैन ग्रुप है, उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया कि हम लैंड हम देंगे, हम बनाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अहिंसा यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो जहां विश्व को संदेश मिला था अहिंसा का, वो वैसी यूनिवर्सिटी बनने की संभावना है। भावनगर में महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी है जो 1979 में स्थापित की गई। पहले इसको भावनगर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया। भावनगर यूनिवर्सिटी में 25 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिसिन के डिपार्टमेंट हैं, जिसका लाभ केवल भावनगर ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे शहरों के छात्रों को भी मिल रहा है। इस यूनिवर्सिटी में 23,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। भावनगर यूनिवर्सिटी से जुड़े 100 कॉलेजों में भी हजारों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अब भावनगर यूनिवर्सिटी का प्लान खुद की पहचान मरीन यूनिवर्सिटी के तौर पर बनाने का है, जिसके लिए UGC से बातचीत जारी है। मैग्नेटिक फ्लूइड का दक्षिण भारत को छोड़कर और दूसरी 2 यूनिवर्सिटी साउथ की छोड़कर तीसरी किसी जगह नहीं है। केवल भावनगर में हमारे अध्यापक ही ये मैग्नेटिक फ्लूइड पर काम कर रहे हैं, तो बाहर के हमारे बच्चे मैग्नेटिक फ्लूइड के लिए यहाँ आएंगे। मरीन स्टडीज के साथ साथ भावनगर यूनिवर्सिटी में देश दुनिया के छात्रों को अपनी ओर खींचने के लिए साइंस और आर्ट्स के काफी कोर्सेज हैं। अगर जिनको कल्चर में काम करना है, और भारतीय कल्चर में नुक्कड़ नाटकों की परंपरा क्या थी, भारतीय कल्चर में लोकगीत क्या था, भारतीय कल्चर में भाषा विषयक विशेषज्ञता क्या थी, इन चीजों को पढ़ने आना है तो हमारा गुजराती डिपार्टमेंट इनके लिए सदैव खुला है। भावनगर यूनिवर्सिटी के अलावा यहाँ 2 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। भावनगर दक्षिण गुजरात का एक समृद्ध जिला है और अब यहाँ कई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रुक करने लगे हैं। कई बड़े पब्लिक स्कूल्स भी यहाँ खुल चुके हैं और कुछ आने वाले दिनों में यहाँ शुरू होने वाले हैं।
और फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया भावनगर पर हमारी ये खास पेशकश देखिए इस रविवार 28 जून को सुबह 10 बजे से। ब्रेक के बाद जानेंगे क्यों गिरे नरीमन पॉइंट के भाव। बदलेगी पूर्वी दिल्ली की शक्ल, डीडीए के खास लेक व्यू कॉम्प्लेक्स की झलक दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। घरेलू बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने इसकी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी एमईपी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसे $250 प्रति टन से बढ़ाकर $425 प्रति टन कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से घरेलू बाजार में प्याज की सप्लाई बढ़ने का अनुमान है, साथ ही इसकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल खुदरा बाजार में प्याज 35 से 40 रुपए किलो बिक रहा है। आवाज ने आपको सबसे पहले खबर दी थी कि सरकार प्याज की बढ़ती कीमतों पर फिक्रमंद है और जल्द ही मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ाने वाली है। पैसा जुटाने के लिए सहारा ने कोशिशें तेज कर दी है। सहारा समूह अपने प्रमुख सुब्रत राय को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर है सहारा समूह अपने अमेरिका के दोनों होटल बेचने की पुरजोर कोशिश में लगा है। इस सिलसिले में सहारा की कई बड़े निवेशकों से बातचीत चल रही है। सहारा को उम्मीद है कि अमेरिका के दोनों होटलों की बिक्री से करीब 4,500 करोड़ रुपए जुट जाएंगे। और देश का नंबर 1 बिजनेस एड्रेस नारिमन पॉइंट की शान घट रही है। ऑफिस हो या मकान, देश के बड़े कारोबारी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को अपना ठिकाना बना रहे हैं मुंबई में। लेकिन कई बड़े निवेशक और जानकारों का मानना है कि नारिमन पॉइंट अपनी खोई शान फिर पा सकता है। लंबे समय से नारिमन पॉइंट बिजनेस टाइकून्स की पहली पसंद रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म JLL की एक ताजा रिपोर्ट दूसरी कहानी बयां कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नारिमन पॉइंट ग्लोबल ऑफिस हब के रैंकिंग में पिछड़ गया है। वजह है घटता किराया। नारिमन पॉइंट आखिरी 3 में है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भर में यहाँ किराया 3.4% घटा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनियों का BKC या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स शिफ्ट होना। पिछले कुछ सालों में कई कंपनियों ने अपने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स नारिमन पॉइंट से बाहर शिफ्ट किए, लेकिन बिजनेस और इंडस्ट्री के बीच नारिमन पॉइंट के घटते साख का शायद सबसे बड़ा मिसाल आपको मेरे पीछे दिखेगा। मेकर चेम्बर्स, मेकर टावर्स जैसे नारिमन पॉइंट के स्काईलाइन को रीडिफाइन करने वाले बिल्डिंग्स बनाने वाली कंपनी मेकर ग्रुप ने जब कई सालों बाद एक नया ऑफिस बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा, तब उसके लिए भी उन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ही चुना, जहां पर उन्होंने मेकर मैक्स सिटी बनाई। दरअसल रिपोर्ट BKC को अब मुंबई का डिफॉल्ट CBD या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बता रही है। किराए के नजरिए से देखें तो नारिमन पॉइंट में किराया BKC के मुकाबले 35% कम है। कारपेट एरिया बेसिस पर यहाँ किराया 275 रुपए से 300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट है, तो BKC में 450 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक के रेंट मांगे और दिए जा रहे हैं। वजह है इसकी सेंट्रल लोकेशन, बेहतरीन कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे जरूरी हजारों स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया वाला ऑफिस स्टॉक, जो नारिमन पॉइंट में कुछ चुनिंदा बिल्डिंगों में ही मिल सकता है। और तो और अब यहाँ पर बड़े बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, डायमंड कारोबारी और सीनियर मैनेजमेंट में काम कर रहे लोगों से मकानों के लिए डिमांड बढ़ी है, लेकिन सप्लाई कम है। आज से आप अगर 2 साल पहले बोलते आउट ऑफ 100 क्लाइंट्स बोले अभी आप जरा जो बैंड्रा वेस्ट में जो देख रहे हैं उसको ऑफर करो बैंड्रा ईस्ट, तो 100 में से 98 पीपल वुड से नो। एक आध जन बोले चलो ठीक है। अभी आप देखो तो आउट ऑफ 100 पीपल आई वुड से ऑलमोस्ट 40 to 50% आर माइंड अभी ओपन है, एटलीस्ट ऑप्शन जाके देखे इधर। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि अपनी लोकेशन की वजह से नारिमन पॉइंट के दिन फिर फिरेंगे और यहाँ मांग बढ़ेगी। खासकर बड़े लॉ फर्म या सरकार के साथ ज्यादा काम करने वाली कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। कुछ सालों में कनेक्टिविटी बेहतर होने का फायदा मिलने की उम्मीद है। नारिमन पॉइंट मैनहट्टन बन सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक पेनिनसुला है और नारिमन पॉइंट एट द एंड टिप ऑफ द पेनिनसुला पे है। तो अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी ट्रांस हार्बर लिंक से, कोस्टल रोड से, और ईस्टर्न वाटर फ्रंट की जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो अगर होगा, तो नारिमन पॉइंट का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ही बढ़ सकता है। और इस बात में कई लोग भरोसा करते हैं।
अब रियल्टी के बड़े निवेशक प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन को ही ले। इन्होंने 2014 के ठंडे मार्केट में भी नरीमन पॉइंट की आइकॉनिक बिल्डिंग एक्सप्रेस टावर्स में 50% हिस्सेदारी के लिए 870 करोड़ रुपए चुकाए। साफ है, नरीमन पॉइंट की चमक घटी जरूर है, लेकिन बुझी नहीं है। कविता कृष्णन, मुंबई। पूर्वी दिल्ली वालों के लिए डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी खुशखबरी लेकर आई है। डीडीए पूर्वी दिल्ली में संजय झील बाग के पास लेक व्यू कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स पर करीब 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल यूनिट्स भी होंगी। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ डीडीए ने भी अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। अथॉरिटी टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेजिडेंशियल कॉलोनीज बना रही है। इसी के तहत पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी और पटपड़गंज में संजय झील के पास करीब 11 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा। इसका जिम्मा डीडीए ने एनबीसीसी को सौंपा है। लेक व्यू कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट में ट्विन टावर होंगे। के अंदर मिक्स लैंड यूज होगा, कमर्शियल भी होगा, रेजिडेंशियल भी होगा, सर्विस अपार्टमेंट भी होंगे, रिक्रिएशनल भी होगा, सभी तरह की फैसिलिटीज होंगी। और के अंदर करीब 1500-1600 करोड़ रुपए की लागत है अभी के हिसाब से, और जब वर्कआउट होगा तो इसकी और फाइनल कॉस्ट निकल के आएगी। संजय झील के पास इस डेवलपमेंट की कोशिश काफी समय से की जा रही थी, लेकिन अब जाकर डीडीए कोई ठोस प्लान सामने ला पाया है। डीडीए को उम्मीद है कि लेक व्यू प्रोजेक्ट इस पूरे इलाके की शक्ल बदल देगा। ये जो पूरी लेक है, ये एनबीसीसी इसको अडॉप्ट करेगा और इसमें काफी इम्प्रूवमेंट जो है वो लाया जाएगा। ना केवल पानी साफ होगा बल्कि आसपास का जो ग्रीन एरिया है वो भी डेवलप होगा। डीडीए को उम्मीद है कि अगले 3 साल में प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे पीछे जो ये बंजर जमीन आपको दिख रही है, ये संजय लेक से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। एनबीसीसी और डीडीए ने साथ में मिलकर यहाँ पे लेक व्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने का फैसला किया है और आने वाले 3 सालों के भीतर इस एरिया को स्मार्ट एरिया के तौर पर विकसित किया जाएगा। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। और सस्ती टिकटों की होड़ में गो एयर ने भी धमाका किया है। गो एयर सिर्फ 999 में आपको हवाई सफर कराने जा रही है। गो एयर की सस्ती टिकट आज यानी 26 से लेकर 30 जून तक बुक करा सकते हैं आप। हालांकि स्कीम के साथ कुछ शर्तें भी हैं। गो एयर ने स्कीम में 2 तरह के दाम 999 और 1299 रुपए की पेशकश की है। 999 रुपए में बुक किए टिकट पर यात्रा करने के लिए आपको करीब 7 महीने इंतजार करना पड़ेगा, जबकि 1299 वाले टिकट पर आप अगले महीने यानी जुलाई से सितंबर के बीच यात्रा कर सकेंगे। और आवाज एट 9 में इस हफ्ते इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।